अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों, आज हम 10th का साइंस 1 लेसन नंबर 8 फुल्जियात सबक देखेंगे, जिसमें हम धातु की तबी खुसूसियात, धातु की कीमियाई खुसूसियात, धातु का तामुली सिलसिला और धातु की कीमियाई खुसूसियात, फुल्जियात, मुख्तलिफ तसव्वुरात, आयनी मुरक्कबात, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात हम करते हैं धातु की तबी खुसूसियात, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। धातें आमतौर पर ठोस हालत में पाई जाती हैं। सिर्फ पारा और गैलियम कमरे के दर्जात पर माय हालत में होती है। जब हम धातु की बात करें तो धातें चमकदार होती हैं। फ़िज़ा में ऑक्सीजन या आबी बुखारात और चंद आमी गैसों के साथ तामुल होकर धातु की सतह की चमक कम हो जाती है। जैसे अगर हम कॉपर की चीज़ें देखें, तांबे की चीज़ें देखें, तो किस तरह से बाहर की हवा लगकर, नमक वाली हवा लगकर वो घिस जाती है। पारा और गैलियम ऐसी धात है जो माय हालत में पाई जाती है। धातु को देखा जाए तो धातें चमकदार होती है। देखिए, ये पारा है, मर्क्यूरी हम जिसे कहते हैं, ये माय हालत में होती है, लेकिन ये धात कहलाती है। बिल्कुल इसी तरह गैलियम, ये भी जो है कमरे की दर्जात पर माय हालत में पाई जाती है। ये खानापुरी आपको आ सकती हैं। हम जानते हैं कि धातु में तार पज़ीर और वर्क पज़ीर जैसे खुसूसियात होती है। वर्क पज़ीर को मिठाई की दुकान में हम जाते हैं तो बर्फ़ी वगैरह पर चांदी का वर्क लगा होता है, तो उसे वर्क पज़ीरी की खासियत और तार पज़ीरी की खासियत होती है। इस तरह धातें बर्क और हरारत की अच्छी मौसिल होती है। आमतौर पर धातें सख्त होती है, लेकिन अल्कली धातें जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इससे मुस्तस्ना है, यानी इन्हें आसानी से हम चाकू से काट सकते हैं। जैसे कि आपके सामने डायग्राम है, अल्कली मेटल आर सॉफ्ट, यानी जितने भी अल्कली धातें हैं वो नरम होती है, जिसे हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। जैसे कि आपके सामने एक सोडियम मेटल है, ये भी कमरे दर्जात पर धमाका खैज धात है और इसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं। इसी तरह से आप देख रहे होंगे लिथियम, ये धात, और ये है पोटाशियम। ये तीनों लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये ऐसी धातें हैं जो हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं और ऐसी धातें कहलाती है अल्कली धातें। ये भी आपको पूछ सकता है एग्ज़ाम में, तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम कैसी धातें हैं? नरम धातें जिसे हम आसानी से काट सकते हैं। अब इसी तरह से हैं, इन धातुओं को चाकू से आसानी से हम काट सकते हैं, काटा जा सकता है। अब सोनारिटी यानी क्या? गूंज। धातें जो है उनमें गूंज होती है, गूंज पैदा करती है। तो देखा जाए तो धातों का नुक्ता पिघला नुक्ते जो बहुत ज़्यादा होता है। टंगस्टन धात की अगर बात की जाए तो टंगस्टन धात का नुक्ता पिघला बहुत ज़्यादा है, 3422 डिग्री सेंटीग्रेड है। पोटाशियम, पारा, गैलियम वगैरह का नुक्ता पिघला उनका जो बहुत कम है। और जब धातुओं को हम ज़रब लगाते हैं तो आवाज़ पैदा करती है, जिसे हम गूंज कहते हैं। और ऐसे प्रॉपर्टी को सोनार प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अब ब्रोमीन। अब अधातु की तबी खुसूसियात हम देखेंगे। अधातु की खुसूसियात पर गौर करें तो इनमें चमक नहीं होती, ये बर्क के और हरारत के गैर मौसिल होते हैं। चंद गैसी हालत में भी होती है, चंद माय हालत में भी होती हैं। सिवाय ब्रोमीन के जो माय हालत में पाई जाती है अधात कहलाती हैं। ये ब्रोमीन माय हालत में पाई जाती है। और धातुओं में चमक नहीं होती, सिवाय आयोडीन के कलमे के। देखो आपके सामने आयोडीन के कलमे हैं जो चमक रही है, हालांकि ये अधात है, लेकिन आयोडीन के कलमों में क्या है? चमकदारी है। अधातें सिवाय हीरे और ग्रेफाइट जो कार्बन के बहरूप है। हीरा सख्त तरीन कुदरती शय है, लेकिन अधात में शामिल होता है। और अधातों का नुक्ते पिघला नुक्ते जोश कम होता है। अधातें हरारत और बर्क के गैर मौसिल होते हैं, सिवाय ग्रेफाइट के। ये हरारत का अच्छा मौसिल है, जो कार्बन का बहरूप है, और बर्क का उम्दा मौसिल है, जैसे आपके सामने दिखाई दे हीरा और ग्रेफाइट। धातु की कीमियाई खुसूसियात की बात हम करें अगर, धातें आमिल होती हैं और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देती हैं और मज़बूत बादरा आयन बनाती है। इसलिए धातु को बरकी मज़बूत अनासिर भी कहा जाता है। धाती तामुल अगर देखें तो धात, मेटल यानी धात प्लस ऑक्सीजन
हम धातु ऑक्साइड बनाती है, मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। धातु को हवा में गर्म करें तो ऑक्सीजन के साथ अमल करती हैं और क्या बनाती है, ऑक्साइड। जैसे आप देख रहे हो सामने, सोडियम ऑक्सीजन के साथ अमल किया, सोडियम ऑक्साइड बनाया। सोडियम और पोटेशियम अम्ल धातु हैं और कमरे के दर्जे हाथ पर सोडियम हवा में ऑक्सीजन के साथ अमल करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है, जैसे कि आपको मसावा दिख रही है। सोडियम को हवा में खुला रखने पर आँख पकड़ लेता है। सामने आपको डायग्राम नज़र आ रहा होगा। और इसलिए हादसे से बचने के लिए तजुर्बागाह या किसी जगह ऐसे मिट्टी के तेल में रखते हैं। मिट्टी के तेल में वो रिएक्ट नहीं कर पाता, या अगर ऐसा खालिश तौर पर अगर टेबल पर रखिए तो कमरे के दर्जे हाथ पर वो जल उठता है। सोडियम ऑक्साइड प्लस 2O2 NaOH पानी के साथ मिलकर अल्कली बनाते हैं। ये देख रहे होंगे आप, देखो ये सोडियम धात रखी हुई है जो कमरे के दर्जे हाथ पर। हम जानते हैं कि मैग्नीशियम के फीते को हवा में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, आपने दिवाली में फुलझड़ी देखी होगी, किस तरह से वो जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड हासिल होता है। 2 Mg + O2 2 Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड हवा के ऑक्सीजन के साथ जलाने पर, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जब पानी में हल होगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। देखो ये मैग्नीशियम जो एकदम रोशनी के साथ जलती है, ये मैग्नीशियम का तार आपके सामने नज़र आ रहा होगा। धातु का पानी के साथ अमल हम देखेंगे। सोडियम और पोटेशियम धातें पानी के साथ अमल करती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। जिस तरह से 2Na प्लस 2H2O 2 NaOH प्लस हाइड्रोजन हरारत, 2 पोटेशियम प्लस 2H2O पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हरारत। दूसरी जानिब कैल्शियम पानी से आहिस्ता अमल करती है और इस अमल में आज़ाद होने वाले हाइड्रोजन बुलबुलों की शक्ल में धात की सतह पर जमा हो जाती है और धात पानी पर तैरने लगती है। देखो 2 कैल्शियम प्लस 2H2O कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये आपको सामने दिख रहा होगा। देखो पानी पर तैर रही है कैल्शियम, रिएक्ट विद वाटर। बाज़ धातें जैसे एल्युमिनियम, लोहा, जस्त, जिंक ठंडे या गर्म पानी के साथ अमल नहीं करती, ये भाप के साथ अमल करती है। देखो कौन सी धातु जो भाप के साथ अमल करती है, एल्युमिनियम, लोहा, जस्त वगैरह आपके सामने पेश है। देखो एल्युमिनियम को पानी के साथ रिएक्ट करें, एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलता है। फेरस को पानी के साथ अमल कर फेरिक ऑक्साइड मिला, और जिंक को पानी के साथ अमल करें तो हमको जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिली। इस तरह से भाप के साथ अमल करने वाली जो है इसका डायग्राम है। ऐसे धातें जो पानी के साथ या किसी चीज़ के साथ अमल नहीं करती लेकिन भाप के साथ अमल करती हैं। जैसे यहाँ भी आपको दिखाऊंगा मैग्नीशियम मेटल विद स्ट्रीम। मैग्नीशियम जो है वो पानी के साथ अमल नहीं करती, लेकिन अगर स्ट्रीम यानी भाप के साथ अमल करती है तो किस तरह से हाइड्रोजन गैस इसने खारिज करी है। धातु का तेजाब के साथ अमल, देखो धातु का तेजाब के साथ अमल, जब हम धातु को तेजाब के साथ अमल करेंगे तो धातें नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, जब एल्युमिनियम, लोहा और जस्त का हल्का सल्फ्यूरिक तरह या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अमल होता है तो धातु के क्या बनते हैं, सल्फेट बनते हैं। और इन धातु की फ़ालियत जैसे मैग्नीशियम, ये धात ज़्यादा फ़ालियत रखती है एल्युमिनियम के मुकाबले में। Al, जिंक Zn और जिंक के मुकाबले में आयरन Fe। ये जो है आपके सामने डायग्राम पेश है। तो किस तरह से चढ़ती या उतरती तरतीब अगर आप बोलें तो मैग्नीशियम ज़्यादा अम्ल धातु है उसके बनिस्बत एल्युमिनियम के, एल्युमिनियम ज़्यादा अच्छी धातु है बनिस्बत जिंक के, और जिंक बनिस्बत आयरन के, लोहे के। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब अमल करती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाती है, हाइड्रोजन गैस खारिज होती है, धमाका खैर गैस। धातें नाइट्रिक एसिड के साथ अमल करके नाइट्रिक नमक बनाती है। इस तरह नाइट्रिक एसिड के इत्तेकास के मुताबिक नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह भी बनाते हैं। आपके सामने ये जो है मसावत पेश है कि किस तरह से Fe आयरन, लोहा जो है एसिड के साथ अमल करके फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस खारिज करता है। धातु का नाइट्रिक शोरे का तेजाब के साथ अमल, नाइट्रिक एसिड को शोरे का तेजाब भी कहता है। धातें नाइट्रिक एसिड के साथ अमल करके नाइट्रेट नमक बनाती है। इस तरह नाइट्रिक एसिड के इत्तेकास के मुताबिक नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड भी बनते हैं। कॉपर को नाइट्रिक एसिड के साथ अमल करें तो कॉपर नाइट्रेट बनता है और पानी हमें हासिल होता है। धातु का तामुली सिलसिला अगर हम देखें तो तमाम धातु का तामुली सलाहियत यकसा नहीं होती। तमाम धातें ऑक्सीजन, पानी और तेजाब के साथ अमल नहीं करती। इनकी तामुली सलाहियत को कारामद
कोई कोई यानी तामुल सलाहियत की जांच करने के लिए कोई कोई इस तरह के अमल ज़रूरी है कि दूसरे धातु के साथ अगर वो मिले तो वो नमक के साथ हटाव का अमल करते हैं। और ए और बी अगर दो धात है, नमक का पहलू से हटाती है तो उसका मानी है कि धात ए के मुकाबले धात बी ज़्यादा अम्ल है। तो साइंसदानों ने बहुत से हटाव के अमल तजुर्बात किए और इस तरह से करते करते उन्होंने इन धातुओं के तामुल की बुनियाद पर दर्जाबंदी की। यानी बहुत तेज़ अम्ल धात अगर होगी जो दूसरे धात का हटाव करती है या नमक का हटाव करती है तो ये तेज़ अम्ल धात, औसत दरमियाना, औसत अम्ल धात और सुस्त अम्ल धात। तो यहाँ जो पोटाशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम है, पानी के साथ ये तीनों अमल करती है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जस्त, लोहा, टिन, सीसा, तरशी के साथ अमल करती है। तरशा किसे कहते हैं? नाइट्रिक एसिड को। और ऑक्सीजन के साथ अमल और तामुली सिलसिला जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। किसमें? पोटाशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, ये चारों जो ब्लैक कलर की उसमें जो तामुलाती सलाहियत बहुत ज़्यादा रहती है। और ये जो रेड कलर की है वो तुरशे के साथ उसका अमल ज़्यादा रहता है और ऑक्सीजन के साथ अमल रहता है। इस तरह से ये खाका बताया गया है बच्चों। कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब मुकम्मल एहतराक करता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड तेज़ाबी मिलते हैं। यानी हम पढ़ने जा रहे हैं अधातों की कीमियाई खुसूसियात। अधातें इन अनासी का मजमूआ है जिनकी तबई और कीमियाई खुसूसियात में कम यकसानियत पाई जाती है। यानी अधाते बरकी मनफी अनासिर भी कहलाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन कबूल करके बरकी मनफी आयन बनाती है। अधातों के कीमियाई अमल की कुछ मिसालें देख लेंगे। अधातों का ऑक्सीजन के साथ अगर हम अमल देखेंगे तो आम तौर पर अधाते ऑक्सीजन के साथ अमल करके तेज़ाबी ऑक्साइड बनाती है और कुछ हालतों में मुअत्तदिल ऑक्साइड भी होते हैं। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन नामुकम्मल एहतराक के साथ तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गई हमको। सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ हमने हरारत दिए तो हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड मिला और वो तेज़ाबी मिला। अधातों का पानी के साथ अमल अगर हम देखें तो आमतौर पर अधातें पानी के साथ अमल नहीं करती सिवाय हैलोजन के। मसलन क्लोरीन पानी में हल होता है और जेल का अमल होता है। तो देखो Cl2 + H2O है ना, HOCl + HCl हमें हासिल हुआ। धातों का वक़्फ़ किस तरह से धातें है ना ऑकरेंस हुई, धातें आई। ज़्यादा धातें आमिल होने की वजह से कुदरत में आज़ादाना हालत में नहीं पाई जाती। जैसे सोडियम धात अगर आज़ाद हालत में पाई जाएगी तो ये कमरे के तरजीहात पर ही जल उठेगी। यह आमतौर पर मुरक्कब हालत में होती है। इनके मुरक्कबात मसलन ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्रेट की शक्ल में होते हैं। मुरक्कबात किसकी शक्ल में रहेंगे? कार्बोनेट के, सल्फाइड के और नाइट्रेट के। और गैर मुतामिल धातें जैसे कि प्लाटिनियम वगैरह जिन पर हवा, पानी और दीगर कुदरती अवामिल असर नहीं करती आज़ादाना हालत में पाई जाती है। तो सोना और प्लाटिनियम ये दो धातें आज़ाद हालत में पाई जाती है। इसका सवाल आ सकता है। अब फुल्जियात की तरफ हम बढ़ते हैं कि कुछ धातुओं से धातु की तहसील और उनकी तखलीस के इस्तेमाल के लिए काबिल बनाने के अमल और तकनीक को फुल्जियात कहते हैं। चलिए मिसालें देखेंगे आपको। कच धातें वो मादनियात जिनसे मादनियात धातु को आसानी और कम लागत से अलग किया जाता है, इन्हें कच धात कहते हैं। कच धातों में धातु के मुरक्कबात के साथ मिट्टी, रेत, पथरीली अशिया भी कसाफती होती है और ये कसाफतें गौंग कहलाती है। आपको तारीफ सीखने आएगी कि कुछ धातुओं और मुरक्कबात के साथ मिट्टी, रेत और पथरीली अशिया कसाफतें होती है और ये कसाफतें क्या कहलाती है? गौंग कहलाती है। और धातु के तहसील के मुख्तलिफ तरीक़ों से धातु को इनकी कई धातुओं से अलग कर सकते हैं और कई धातुओं से खालिस धातु को अलग करना अमल फुल्जियात कहलाता है। बच्चों मादनियात कई धातु की कानों से निकाली जाती हैं और गौंग इनसे मुख्तलिफ तरीक़ों से अलग किया जाता है। कई धातु कानों से निकालेंगे, कई धात से हम धात को अलग करेंगे, है ना। और धातें अलग करते हैं और इन्हें तखलीस किया जाता है और तखलीस करने के बाद हमें मुख्तलिफ किस्म के धातें अलग अलग हासिल होती है। कई धातुओं से धातों को अलग करना अमल फल्जियात कहलाता है। जैसे यहाँ मिसाल देख लो आप लोग। हमने किस तरह से कई धातुओं से धातें अलग की गई। वो मादनियात जिन धातुओं को बआसानी और कम लागत से अलग किया जाता है, इन्हें हम क्या कहते हैं? कच धात कहते हैं, है ना। और कुछ कच धातुओं से धातुओं की तहसील, तखलीस करके इस्तेमाल के काबिल बनाने के अमल और तकनीक को क्या कहते हैं? हम फुल्जियात कहते हैं।
इसी तरह से ज़्यादातर धातें आम्ल होने की वजह से कुदरत में आज़ादा हालत में नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ ऐसी धातें हैं जो आज़ादा हालत में पाई जाती है, जैसे कि सोना है और क्या है, प्लैटिनियम है। अब फ़िलिज़कार की बुनियादी उसूल। कुछ कश धातों से खालिज धातु की तहसील के मराहिल दर्ज झेल है। पहला है कश धातों का इर्तिकाज़। कश धातों से गौंग को अलग करने के अमल को कश धातु का इर्तिकाज़ कहते हैं। कश धातु का इर्तिकाज़ की तारीफ एक मार्क्स के लिए आ सकती है कि कश धातु से गौंग क्या था, जो कश धातों से लगा हुए कसाफतें जो थी, वो कसाफतों को अलग करना, जो कसाफतें थी उसे हम गौंग कहलाई, और कश धातु से गौंग को अलग करने के अमल को हम कश धातु का इर्तिकाज़ कहेंगे। और इस अमल में मतलूबा धातु के मुरक्कब का इर्तिकाज़ बढ़ जाता है और इस मकसद के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन सही तरीका किस तरह मुंतखब किया जाए, ये कश धातों पर मौजूद तबई खुसूसियत और कश धातु में मौजूद गौंग पर मुनहसर होती है कि कौन से उस पर कसाफतें लगी है, क्या वो पानी में अगर हल पजीर हैं तो पानी में तकतीर के अमल से हम उसे अलग कर सकते हैं। कुछ ऐसी कसाफतें होती हैं कि जिसे धुलने से भी अलग हो जाती है। तो इस तरह से हम कश धातु से धातु को कैसे अलग करेंगे, इसकी मुख्तलिफ अमल है। तो इस अमल को सबसे पहले हम एक जो अमल देखेंगे बच्चों, वो है शक्ली क़ुव्वत के ज़रिए इलायगी। कश धातु के वज़नी ज़र्रात मादनी मिट्टी के हल्के ज़र्रात से शक्ली क़ुव्वत कशिश के ज़रिए आसानी से अलग किए जा सकते हैं। ये इलायगी का अमल झेल के मुताबिक है। पहले है विल्फ्ले टेबल का तरीक़ा। बहुत ध्यान से देखो, विल्फ्ले कोई ना कोई तरीका सामने आता है। हम देख रहे हैं विल्फ्ले टेबल का तरीका। अब विल्फ्ले टेबल का तरीका आपके सामने है। इसके अंदर पानी, कश धातु का सफ़ूफ, शगाफ, इत्यासी हालत में रखा हुआ टेबल, गौंग। इस तरीके में हम क्या देखेंगे, तो आपको ये तरीक़ा देखने के लिए एक वीडियो आप देखेंगे बच्चों। देखो, ये दिख रहा होगा आपको विल्फ्ले टेबल किस तरह से है। मशीन लगी हुई है पानी के लिए, उसमें शगाफ है ना। अब ये पानी गिर रहा है, तख्तों से इस तरह से जोड़ कर बनाया जाता है और कच्चा तैयार होता है। उनको इतिहासी हालत में रखा जाता है। ये कश धातु का सफ़ूफ, जो कश धातु के बेड को चक्की में पीस कर बनाया जाता है, इसे टेबल पर डाला जाता है और पानी की धार ऊपरी हिस्से से छोड़ी जाती है, जिसके नतीजे में गौंग के हल्के ज़र्रात पानी के साथ बहकर निकल जाते हैं और भारी ज़र्रात जिनमें कश धातु ज़्यादा तनासब भी होती है, लकड़ी की शक्ल में घूम जाती है और वहाँ से वो जमा करना होती है। ऐसी हालत में ऐसा रहता है, कश धातु का सफ़ूफ जो कश धातु के बड़े टुकड़ों को चक्की से पीस कर बनाया जाता है, इसे टेबल पर डाल दिया जाता है। पानी की धार ऊपरी हिस्से से छोड़ी जाती है और जिसके नतीजे में गौंग के हल्के ज़र्रात पानी के साथ बहकर निकल जाते हैं और भारी ज़र्रात जिनमें कश धातु ज़्यादा तनासब भी होती है, लकड़ी की शगाफों से जुड़ जाती है और वहाँ से जमा कर दी जाती है। ये विल्फ्ले का तरीका है। बच्चों देखो किस तरह से देख रहे होंगे आप लोग, ये विल्फ्ले टेबल का तरीका है जिसमें हम कश धातु से धातु अलग कर रहे हैं। देखिए इसमें जो जितनी भी हमारी धातें रुक गई और जो कि कटाकट इस तरह से अलग हो गई। अब हम देखेंगे आबी क़ुव्वत के ज़रिए इलायगी का तरीका। आबी क़ुव्वत के ज़रिए इलायगी के तरीका जो है, इलायगी चक्की के तर्ज़कार होता है। इसमें चक्की में इस्तेमाल होने वाले बर्तन की तरह मखरूती बर्तन होता है। ये एक टंकी में खुलता है जो नीचे की तरफ मखरूती होती है। इस टंकी में ऊपर की जानिब पानी के लिए खारिजी निकासी नली और नीचे की जानिब पानी दाखिल करने का दाखिली निकास नली होता है। देखो किस तरह से ये होता है। आबी क़ुव्वत से इंतहाई बारीक पिसी हुई कश धातु टंकी में डाली जाती है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। आबी क़ुव्वत के ज़रिए इलायगी पानी के तेज़ धार टंकी के निचले हिस्से से दाखिल की जाती है।
गोंग के हल्के ज़रात पानी के बाहर निकास के साथ बाहर खारिज होते हैं और जमा कर लिए जाते हैं, देखो इस तरह से। और कजधात के वजनी ज़रात है ना, देख रहे हैं, रिफ्लेटेबल हाइड्रोलिक वॉशिंग है ना, ये इस तरह से वजनी ज़रात कसाफत की वजह से टंकी के निचले हिस्से में जमा हो जाते हैं। और मुख्तसरन ये है कि ये तरीका भी शक्ली क़ुव्वत पर मुनहसर होता है। ये हेवियर और पार्टिकल्स, लाइट गोंग पार्टिकल्स वगैरह इस तरह से बहते हैं और पानी के जरिए अलग कर लिए जाते हैं। अब मकनातीसी लैगी का तरीका जब हम देखेंगे, इस तरीके में बल्कि मकनातीसी मशीन की ज़रूरत होती है और इस मशीन के दो ख़ास हिस्से होते हैं और लोहे के पहिए इस पर मुसलसल घूमता हुआ पिन्ना। एक पहिया बल्कि मकनातीसी होता है और दूसरा गैर मकनातीसी। और घूमने वाला पट्टा पीतल या चमड़े का होता है। घूमते हुए इस पट्टे का सिरा गैर मकनातीसी शय की जानिब होता है और कजदात का सुफूफ डाला जाता है और दो बर्तन रखे जाते हैं और इस बर्तन में जो है वो चीज़ होती है। तो हम अब यहाँ देखेंगे किस तरह से लैदगी होती है। अब हम देखते हैं बच्चों फॉस्फोटेशन तरीका। फॉस्फोटेशन तरीका ज़रात को आबगिरी और आबरज़ी खुसूसियत पर मुबनी होता है। धाती सल्फाइड के ज़रात अपने आप तेल से नम हो जाते हैं, जबकि गोंग के आबगिर ज़रात पानी से नम हो जाते हैं और इस खासियत का इस्तेमाल करके बाज़ कजदातों का इर्तिकाज़ फॉस्फोटेशन के तरीके से हम कर सकते हैं। ये फॉस्फोटेशन का तरीका बच्चों देख लेंगे। फॉस्फोटेशन का तरीका किस तरह से है। बारीक पिसी हुई कजदात को एक बड़ी टंकी में रखा जाता है जिसमें पानी भरा होता है। फॉस्फोटेशन तरीका, इसमें कुछ नबाती तेल, मसलन सनोबर का तेल है ना, देखो ये सल्फाइड का जो है कजदात है, झाग, हवा की फ्राहमी, कजदात का सुफूफ, बुलबुले, पानी और सनोबर का तेल, हलानी, गोंग, झाग और मुत्तकी सल्फाइड की कजदात। पानी में दबाव के तहत हवा दाखिल की जाती है और उस टंकी के वस्त्र में एक झाग पैदा करने वाला हिस्सा आता है। हाँ, इसे महवर पर घूमता है, इसे रथ की तरह घुमाया जाता है। हवा के दाखिल होने से बुलबुले पैदा होते हैं और तेल पानी और हवा की वजह से झाग पैदा होता है, सतह पर तैरता है और इस तरह से झाग तैयार करते हैं और मखसूस सल्फाइड कजदात वगैरह जो है इसके ज़रिए इलादा कर सकते हैं। अब हम लीचिंग तकतीर देखेंगे। तकतीर का तरीका क्या है। एल्युमिनियम, सोना, चांदी, धातु की तहसील पहला मरहला तकतीर का है और इस तरीके में कजदात को काफ़ी वक्त तक एक ख़ास महल में डुबा कर रखा जाता है और कीमियाई अमल के से कजदात इसमें हल हो जाता है, जबकि गोंग अमल नहीं करता इसलिए वो हल नहीं होता। इसी तरह से बॉक्साइट का इर्तिकाज़, एल्युमिनियम की कजदात वगैरह का तरीका इसमें इस्तेमाल किया जाता है। धातु की तहसील, आमिल धातु की तहसील में तामुलाती सिलसिले की ऊपरी धातें जो आमिल धातें इनकी तामुल सलाहियत फरिश्त नीचे की जानिब कम की जाती है, जैसे पोटाशियम है, सोडियम है, एल्युमिनियम में तेज़ आमिल धातें और यह आखिरी मदार से इलेक्ट्रॉन को खोकर मज़बूत बादरा आयन बनाने की सलाहियत ज़्यादा होती है। ये देखेंगे फॉस्फोटेशन तरीका, एक बार और देख लीजिए बच्चों। फॉस्फोटेशन तरीका तकतीर का तरीका है। ये तकतीर के तरीके में जो है ना, ये जो है एल्युमिनियम, सोना, चांदी जैसे पहला मरहला तकतीर में कजदात को काफ़ी वक्त तक एक ख़ास महल में डुबो कर रखा गया था और जब कुछ ख़ास कीमियाई अमल की वजह से कजदात में हल हो जाता है। ये जैसे हमें ओट्स मिला, ये हमें कजदात मिली, उसमें बहुत सारे मेटल्स होते हैं, उसमें अधातें भी होती है और कसाफतें भी होती हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम इसमें से जो कजदात है उसको अलग करेंगे। अलग करने के बाद हम उसको प्यूरीफाई करेंगे और तमाम कसाफतें हम हटा देंगे और कसाफतें हटाने के बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर यानी हम उसकी कसाफत देखेंगे, वो तेज़ाबी है, असासी है कि इसमें वो अच्छे से तकतीर हो सकता है।
और जब वो अच्छे से तख्तीर हो जाए या हल हो जाए, अगर गोंग उसमें जो कसाफत है जिसे हम गोंग कहते हैं, वो गोंग अगर हट जाए तो किस तरह से इसको मैग्नेटिक सेपरेशन से या फोर्थ रोटेशन के तरीके से या लीचिंग जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये तरीके से हम इलाहिदा कर सकते हैं। ये 4 तरीके आपने देखे, हाइड्रोलिक वॉशिंग है ना, इसमें ओट्स को डाला जाता है, शक्ली कसाफत के ज़रिए जो है शक्ली कशिश के ज़रिए से अलग किया जाता है, इसे पाउडर बनाया जाता है, ये स्लोपिंग ब्लॉक बनाए जाते हैं और वो ग्रूस बनाए जाते हैं और इसमें जो है भाप यानी गर्म पानी डाला जाता है और जितनी भी लाइट पावर की गेंग है वो, और ऊपर से जितने भी वज़नी जो चीज़ें होती हैं वो छन जाती है। मैग्नेटिक सेपरेशन हमने देखे, हम जो कचधात का पाउडर उस पर डालते जाते हैं, वो पट्टे के जरिए रोल होता जाता है। ये मैग्नेटिक रोलर होते हैं जो वो धातों को अपनी तरफ खींच लेते हैं और मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो रहते हैं वो अलग तरीके से इसमें छन जाते हैं, है ना। और जो मकनातीसियत खासियत नहीं रखते वो अलग डब्बे में, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल जो रहते हैं वो दूसरे डब्बे में जमा हो जाते हैं और एक डब्बे में जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह से अलहदा हो जाते हैं। ये 4 तरीके हमने देखे, लीचिंग का तरीका, फ्लोटेशन का तरीका। अब फ्लोटेशन के तरीके में हम क्या करते हैं, इसमें वेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, गीला होता है, तो फ्लोटेशन का तरीका एल्युमिनियम, सोना, चांदी धातु की तहसील में पहला मरहला तख्तीर का होता है। हमने ऑयल लिए, इस तरह में पदार्थ काफ़ी हद तक खास में डुबा कर रखा जाता है और एक में हमने पानी लिए और कुछ खास की में अमल की वजह से कचदार इसमें हल हो जाता है। अब ये में कचदार डालते हैं पानी में, वाटर में, और ये जो है या तो कौन सा तेल होता है, अब ये फोर्थ फ्लोटेशन में ये हमने फोर्थ फ्लोटेशन हो रहा है ना, और गैंग पार्टिकल्स जो है वो पानी में मुंतकिल हो रहे हैं। देखिए ये है। अब ये हमने पानी को बॉईल करें और इसमें हमने कचधात का ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमको सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला, सोडियम एल्यूमिनेट, और ये इम्प्योरिटीज़ हमें हासिल हुई। उसे फिर छाना गया, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस सोडियम सिलिकेट इसमें हासिल हुआ हमें, और ये जो गैस हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस हासिल हुई, NaAlO2 + 2H2 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें हासिल हुआ। अब हम इसे तख्तीर करेंगे, लीचिंग का तरीका है जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और पानी में अलग हो गया, हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल गई। मनफी बरकरार अमल, एल्यूमिनियम की तहसील, जैसे एल्यूमिनियम अलामत Al है जो ये अदद इसका 13 है, रंग चांदी की तरह सफ़ेद होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक तहसील हम देखेंगे तो 2, 8 और 3, और इसकी ग्रफ्स कितनी है, 3 है। एल्यूमिनियम आमिल धातु होने की वजह से आज़ाद हालत में नहीं पाई जाती। ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम तीसरा आंसर है जो ज़मीन के कुचरे में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और एल्यूमिनियम की तहसील की कचधात के बॉक्साइड से की जाती है। बॉक्साइड में 30 से 7% एल्यूमिनियम ऑक्साइड और बाकी गोंग होता है। बॉक्साइड का इर्तिकाज़, बॉक्साइड एल्यूमिनियम की अहम कचधात है। इसमें रेत यानी सिलिका, SiO2, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और नीम टिटानियम ऑक्साइड TiO2 कसाफतें मौजूद होती है। इन कसाफतों को तख्तीर के बेरिस प्रोसेस तरीके से किया जाता है। इसमें गोल चक्की में एक बारीक पिसा हुआ फिर एक मुत्तकिस कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड की मलल के साथ 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्ज हरारत पर 2 घंटों से 8 घंटों तक टंकी में गर्म किया जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 2 रुखा होने की वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड में हल होकर पानी में हल पजीर सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। यहाँ बॉक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड की मलल से तख्तीर के जरिए इलाहिदा हो जाता है। गोंग में मौजूद आयरन ऑक्साइड आबी हाइड्रोक्साइड में हल नहीं होता और तख्तीर के जरिए अलग कर लिया जाता है। आबी सोडियम एल्यूमिनेट को पानी से हल्काया जाता है और 50 डिग्री तक सर्द किया जाता है, और इस वजह से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का रसूब हमें हासिल होता है। देख रहे होंगे सोडियम एल्यूमिनेट पानी के साथ अमल करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमें मिला, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम कार्बोनेट के साथ अमल करेंगे तो हमें NaAlO2 + कार्बन डाइऑक्साइड + वाटर मिला।
एल्युमिनियम की तहसील, ग्रेफाइट की सलाखों का एक सेट पिघले हुए बर्क की गुजा में डुबाया जाता है जो मजबूत बरकती का काम करता है ना। ये हम एल्युमिनियम की तहसील पढ़ रहे हैं। इस तरीके में पिघले हुए एल्युमिनियम की बर्क पाशीदगी स्टील की टंकी में पाई की जाती है और स्टील के अंदरूनी जानिब ग्रेफाइट की तय होती है और ग्रेफाइट की सलाखों को एक सेट पिघले हुए बरगुजा में डुबाया जाता है। मजबूत बरकती का काम करता है। क्रायोलाइट और फ्लूस्पार इस आमेजे में मिलाए जाते हैं। अब आप इस तरीके को देखेंगे किस तरह से एल्युमिनियम की तहसील होती है। एल्युमिनियम की तहसील जो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। पिघले हुए एल्युमिनियम बर्क पाशीदगी की टंकी में हासिल किया जाता है। आप देख रहे होंगे मंफी बरकरार ग्रेफाइट की तय, एल्युमिनियम क्रायोलाइट और फ्लोस्फार का आमेजा, एनोड कार्बन, कैथोड कार्बन। अब ये है एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्रायोलाइट Na3Al क्रायोलाइट जो है उसके जो कसाफतें लगी होती है। फ्लोस्पार CaF2 उसका जो है ज़ाब्ता है बच्चों। क्रायोलाइट लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनिया। क्रायोलाइट जो है वो एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट यानी पिघली नुक्ता पिघलाव कम करती हैं। फ्लोस्पार इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल रिएक्टिविटी। ये देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड पूरा है Al+। है ना, जो मजबूत बरकती का काम करता है। क्रायोलाइट और फ्लूस्पार इस आमेजे में मिलाया जाता है जिससे नुक्ता पिघलाव कम यानी 1000 डिग्री हो जाता है। मुजबरा पर आज़ाद होने वाली ऑक्सीजन मुजबरा के कार्बन से अमल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और इस मुजबरे को वक्तन फ़ौरन बदलने की हमें ज़रूरत होती है क्योंकि इस दौरान इसकी तकसीद हो जाती है। ये हमें एल्युमिनियम हासिल हो रहा है। औसत अम्ल धातु की तहसील। धातु में तांबा सिलसिले की वस्तु में लोहा, जस्त, सीसा, तांबा जैसी धातें आमतौर पर धातें इनसे सल्फाइड की शक्ल में पाई जाती है और या कार्बोनेट की शक्ल में बच्चों पाई जाती है। सुस्त अम्ल धातु की तहसील, धातु की तखलीस। और हम पढ़ेंगे धातु का ताक्कुल। अमल तहवील के ज़रिए जो धातें हासिल की जाती है वह खालिस नहीं होती, इनकी कसाफतें मौजूद होती है जिन्हें अलग करके खालिस धात हासिल किया जाता है। हम इसे धातु की तखलीस कहते हैं। ताक्कुल इमारत को पुरानी सलाखें, तांबे के बर्तन जिन्हें बहुत अरसे साफ़ नहीं किया जाता, चांदी के ज़ेवरात या मूर्तियाँ जो तवील अरसे से हवा में खुली रखी जाती है, इस पर पुराना भंगार वगैरह पर तह चढ़ जाती है, जंग लग जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? ताक्कुल कहते हैं। दिख रहे होंगे आपको शक्ल में किस तरह से ये धातें घिस गई है, इसे धातों का ताक्कुल है। ये जिसे कोरिजन कहते हैं। देखो जैसे कीलों पर जंग लग गया। लेकिन इसका तरीका क्या है? ताक्कुल को रोकने का तदाबीर है कि इस पर मुख्तलिफ किस्म आलूदगी से बचाने के लिए और हवा की रफ्त से बचाने के लिए हम इस पर क्या किया जाए? इस पर मलम्माकारी की जाए, इसको पेंटिंग की जाए, इस पर कलर लगाया जाए। धातु की सतह दूसरी शय की बहुत तय चढ़ाई जाती है और हवा से ताल्लुक यानी नम ख़त्म हो जाता है और वो धातें जो है हमारे पास सेफ रहती हैं। तो तेल लगाया जाता है या ग्रीस लगाया जाता है। तो सबसे पहले दस्तकारी की बात करते हैं तो इस तरीके में लोहे या स्टील की ताक्कुल से बचाने के लिए इस पर जिंक की पतली तह चढ़ाई जाती है, मतलब लोहे की कील, पिन वगैरह। इसमें जस्त लोहे के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत बरकीबा वाला होता है, तो पहले जस्त का ताक्कुल होता है और कुछ बारिशों के बाद जस्त की तह निकल जाती है, अंदरून लोहा ऊपर आ जाता है, उसका ताक्कुल होना शुरू हो जाता है। देख रहे होंगे आप लोग। कलाई करना, इस तरीके में धात पर टिन की तह चढ़ाई जाती है और इसे कलाई कहते हैं। पीतल या तांबे के बर्तन पर सब्जी में तह जमा हो जाती है, ये जहरीली होती है और इस बर्तन में दूध या दही या कड़ी या खट्टी चीज़ें जब रखेगी वो कड़वी हो जाती है, इसलिए कलाई करना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम टाइमिंग कहते हैं। मलम्माकारी एनोडाइजिंग, इसमें तांबा, एल्युमिनियम इनके ऑक्साइड की पतली तह चढ़ाई जाती है और इसमें तांबा या एल्युमिनियम की शय को मजबूत बरकती के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
और उसकी ऑक्साइड की पतली तह चढ़ा दी जाती है, जिसे हम एनोडाइजिंग भी कहते हैं। जब एल्यूमिनियम की मलमकारी की जाती है तो इस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तह चढ़ाई जाती है और जो अपने नीचे की मौजूद एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन और पानी के साथ अमल करने से रोकती है, जिसकी वजह से उसकी तकसीर नहीं हो पाती है और ऑक्साइड की दबिश उस पर चढ़ जाती है। इस अमल में बरकी मलमकारी इस अमल में तेज़ आमिल धात पर बर्क पाशिदगी के जरिए सुस्त अमल धात की तह चढ़ाई जाती है। और चांदी की मलमकारी ज़ेवरात पर सोने की जमाकारी बरकी मलमकारी की मिसालें हैं, जैसे मुजबरा, एल्यूमिनियम का चम्मच, चांदी की तख्ती, बरकी खाना और इस तरह से बरकी मलमकारी की जाती है। यह है मुख्तलिफ डायग्राम जिससे बरकी मलमकारी की जाती है और एक तह पर दूसरी तह चढ़ा के उस तह को चमकीला बनाया जाता है और उस तह को रोका भी जाता है। यह है बरकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बरकी मलमकारी। मलमकारी करने के बाद देखो चम्मच भी महफूज हो गया, चमकने लगा। पहले वो काली धात थी तो बाद में चमकने लगी। ये सब बरकी मलमकारी है। मखलूतकारी, भरतकारी। आजकल इस्तेमाल होने वाले ज़्यादातर अशिया मखलूत धात की होती है। ये दो धात एक साथ मिलाकर जो इस्तेमाल करते हैं इसे मखलूत धात कहते हैं। इसका खास मकसद धातों को ताक़ुल की शिद्दत से तहफ़्फ़ुज़ करना है, एक धात को दूसरी धात पे चढ़ाना है और इस तरह से मखलूतकारी या भरतकारी का अमल होता है। मसलन कांसा 90% तांबा और 10% टिन की मखलूत धात है। ब्रांज से बना हुआ मुजस्समा धूप और बारिश में ज़्यादा अरसे तक महफूज रहता है। स्टेनलेस स्टील जो पानी हवा में जंग आलूद नहीं होता। लोहा 74%, क्रोमियम 18% और कार्बन 8% की मखलूत धात है और फी ज़माना मखलूत धात सिक्के ढालने में भी इस्तेमाल होता है।